प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक ध्रुवस्वामिनी की नायिका ध्रुवस्वामिनी का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ध्रुवस्वामिनी प्रस्तुत नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। नाटक की संपूर्ण कथा उसके चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। प्रमुख कथा का फल भी ध्रुवस्वामिनी को ही प्राप्त होता है। नाटक की प्रमुख समस्या का उद्घाटन भी ध्रुवस्वामिनी के चरित्र के माध्यम से किया गया है। नाटक की नायिका के पद की भी वही अधिकारिणी है। प्रस्तुत नाटक में ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विवश और बंदिनी नारी। नाटक के आरंभ में ध्रुवस्वामिनी को विवश, निरीह और राजबंदिनी नारी के रूप में दिखाया गया है। वह अपने वैवाहिक जीवन से दुखी व असंतुष्ट है। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात् रामगुप्त से कर दिया जाता है। वह एक कायर, अयोग्य, मद्यप और विलासी पुरुष है। उसका अमेल राक्षस विवाह सदा उसकी अंतरात्मा को कचोटता रहता है, किंतु वह इस पीड़ा को सहने के लिए विवश है। वह महादेवी होते हुए भी सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित है। उस पर खड्गधारिणी दासियों का पहरा लगा हुआ है। उसका जीवन एक कैदी की भांति है। ध्रुवस्वामिनी की इस स्थिति से पद्दलित एवं विवश नारी जाति की दयनीय स्थिति उजागर होती है। नंबर 2, भावुक एवं सहृदय नारी। ध्रुवस्वामिनी भावुक एवं सहृदय नारी है। कुमार चंद्रगुप्त को स्मरण करते हुए उसका भावुक हृदय पाठक के सामने इन शब्दों में प्रकट हो जाता है। हाँ, मैंने देखा था, वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वारा बाहुपाश में बांध लेने की अनुभूति का स्मरण करती हुई वह कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नेति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। इस कथन में ध्रुवस्वामिनी के हृदय की भावुकता झलक उठती है। नंबर 3, प्रेम की मूर्ति। ध्रुवस्वामिनी के हृदय में नारी सुलभ प्रेम की भावना विद्यमान है, किंतु वह रामगुप्त के कठोर एवं कुत्सित व्यवहार के कारण अत्यंत क्षुब्ध एवं व्यथित बनी रहती है। फिर भी उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहती है। उसका यह प्रेम स्वाभाविक एवं नैसर्गिक है। अभी तक उसे ज्ञात नहीं है कि वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है और छलकपट से उसका विवाह रामगुप्त से हो गया है। फिर भी वह रामगुप्त और चंद्रगुप्त की तुलना इन शब्दों में करती है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई यह प्रेम की दबी भावना एक दिन प्रबल हो उठती है और अपने प्रेमपात्र को पाने के लिए विद्रोह खड़ा कर देती है और अंततः सफल भी होती है। नंबर 4, पतिप्रायण अबला। ध्रुवस्वामिनी में भारतीय नारी के आदर्श विद्यमान हैं। वह भारतीय नारी की भांति विषम परिस्थितियों में अपने अयोग्य पति से भी समझौता करने के लिए तैयार है। वह अपने अयोग्य पति के पांव पड़कर अपने नारीत्व की रक्षा की भीख मांगने में भी संकोच नहीं करती। वह पूर्ण आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत होकर रामगुप्त से कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। नंबर 5, स्वाभिमान की गरिमा। जैसे ही ध्रुवस्वामिनी को विश्वास हो जाता है कि उसका कायर पति शकराज की शर्त मानकर उसे उसके पास भेंट के रूप में भेज रहा है, वैसे ही ध्रुवस्वामिनी की आत्मसम्मान की भावना आग की लपटों की तरह भड़क उठती है। वह ललकार कर अयोग्य, कायर एवं मद्यप रामगुप्त को कहती है,
मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। नंबर 6, सात्विक क्रोध की प्रतिमा। ध्रुवस्वामिनी भी अन्य नारियों की भांति हाड़मांस की बनी नारी है। उसका भी मान सम्मान है। वह मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर तिलमिला उठती है। जब शिखर स्वामी उसे यह मंत्रणा देता है कि रानी को राष्ट्र रक्षा यज्ञ में बलि देनी ही होगी, अर्थात उसे शकराज की संधि शर्त स्वीकार करके उसके पास उपहार रूप में जाना ही होगा, तब वह सात्विक क्रोध से दीप्त हो उठती है। अमात्य को फटकारती हुई कहती है, उपाय नहीं तो न हो, निर्लज्ज अमात्य। फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। ऐसे ही जब रामगुप्त भी उसकी बात स्वीकार नहीं करता तथा उसे शकराज के पास जाने के लिए कहता है, तो वह उसे भी खरी खोटी सुनाती है, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। नंबर 7, तेजस्विनी। जब ध्रुवस्वामिनी यह देखती है कि उसके अनुनय व्यथा आग्रहानुरोध का राममुक्त पर कोई प्रभाव नहीं होता और वह उसे अपने शत्रु के पास एक उपहार के रूप में भेजने के लिए दृढ़ संकल्प है, तब उसकी वाणी में उसके अद्भुत तेज के दर्शन होते हैं। वह रामगुप्त को ललकारती हुई कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कहेंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मुझमें रक्त की तरह लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। नंबर 8, गुणों की अद्भुत पारखी नारी। ध्रुवस्वामिनी में अच्छे बुरे की पहचान करने की अद्भुत क्षमता है। वह रामगुप्त की अयोग्यता, कायरता, क्रूरता को पहचानने में देर नहीं लगाती। वैसे ही वह चंद्रगुप्त की वीरता, अदम्य साहस, अपूर्व पराक्रम, उम्रावेश, तीव्र बलिदान भाव और नारी के प्रति सम्मान की भावना को शीघ्र ही भांप जाती है। वह उसे गुप्तवंश का गौरव समझाती है और मन ही मन उसके प्रति प्रेम भाव भी रखती है। नंबर 9, अद्भुत वीरांगना। ध्रुवस्वामिनी को प्रसाद जी ने भारतीय वीरांगना के रूप में उपस्थित किया है। वह विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस एवं धीरज नहीं छोड़ती। उसकी वीरता का प्रमाण उस समय मिलता है जब वह चंद्रगुप्त के मना करने पर भी उसके साथ शकराज के दुर्ग में जाती है। शकराज के सामने चंद्रगुप्त के साथ खूब वाद विवाद करती है, तया कटार निकालकर शकराज के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं, वह शकराज से कहती है कि इस बात का निर्णय आज हो ही जाना चाहिए कि हम में से कौन ध्रुवस्वामिनी है। साथ ही चंद्रगुप्त का उत्तरीय झटके के साथ खींचकर उसके वास्तविक रूप को शकराज के सामने प्रकट कर देती है। नंबर 10, करुणामयी नारी। ध्रुवस्वामिनी के हृदय में केवल वीर भाव ही नहीं हैं, अपितु उसके हृदय में नारी की करुणा, सहानुभूति, क्षमा, ममता आदि कोमल भाववृत्तियां भी कम नहीं हैं। कोमा को शकराज का शव ले जाने की आज्ञा देती हुई वह नारी के इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करती है। वह व्यंग्य करती हुई कहती है कि पुरुष के प्रेम के नाम पर जलना है तो जलो। निरीह मिहिरदेव और कोमा की रामगुप्त द्वारा निर्मम हत्या पर वह शोक प्रकट करती है। वह मानव के दानव बन जाने पर दुखी है। एक स्थान पर वह कहती भी है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। नंबर 11, बौद्धिक चेतना। ध्रुवस्वामिनी केवल वीर भोग्या रमणी या सहानुभूति व करुणा का भाव रखने वाली नारी ही नहीं, अपितु चेतना से परिपूर्ण विदुषी भी है। इसी कारण वह कोमा के बारे में सोचती हुई समस्त नारी जीवन के विषय में विचार करती है कि किस तरह भारतीय नारी प्रेम के नाम पर जलना पसंद करती है तथा किस प्रकार नारी की नसंस में पराधीनता की एक परंपरा सी व्याप्त हो गई है।
वह बड़े सावधानीपूर्वक पुरोहित से वाद विवाद करती है तथा अपने जीवन के विषय में धर्मशास्त्रों की राय जानना चाहती है। नंबर 12 प्रेरणादायिनी नारी। ध्रुवस्वामिनी केवल क्षोभ और विचारों में लीन नहीं रहती, अपितु वह अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति भी सतर्क रहती है। जब वह देखती है कि रामगुप्त और उसके सैनिक बिना किसी कारण ही चंद्रगुप्त, सामंत कुमार आदि सबको बंदी बना रहे हैं और चंद्रगुप्त कुछ नहीं कर रहा है, तब वह चंद्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में प्रेरित करती हुई कहती है, कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। उसका संपूर्ण रोष व्यंग्यबाण उगलने लगता है। वह पुरोहित, रामगुप्त आदि सबको कटु, व्यंग्यपूर्ण तथा चुभते शब्द सुनाती है। नंबर 13 व्यवहार कुशल नारी। भावुक होते हुए भी ध्रुवस्वामिनी अत्यंत चतुर एवं निपुण तथा व्यवहार कुशल है। वह अपनी व्यवहार कुशलता से मंदाकिनी को अपनी हितैषी बना लेती है। इसी प्रकार पुरोहित को पुनः धर्मशास्त्र देखने के लिए बाध्य कर देती है। राजनीति के दांवपेच न जानते हुए भी वह सामंत कुमारों को अपने पक्ष में कर लेती है। इसी प्रकार राज्य परिषद के सदस्यों के सामने अपने पक्ष को इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि वे अपना निर्णय उसके पक्ष में देने के लिए विवश हो जाते हैं। शिखर स्वामी जैसे क्रूर एवं कूटनीतिज्ञ को भी वह रामगुप्त के विरुद्ध कर देती है। वह अपनी व्यावहारिक बुद्धि के बल पर ही चंद्रगुप्त को अपनी वाग्दत्ता और अपने पिता द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार कर देती है। रामगुप्त से मुक्ति पाने और पुनर्लग्न में सफलता प्राप्त करना उसकी व्यावहारिक बुद्धि को सिद्ध करते हैं। आथसार रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के सभी पात्रों में ध्रुवस्वामिनी का चरित्र अधिक गतिशील एवं प्रभावशाली है। वह भारतीय नारी के सच्चे आदर्श को स्थापित करती है। प्रसाद जी के नारी पात्रों में उसका प्रमुख स्थान है। वह प्रसाद जी की अमर नारी पात्र है। धन्यवाद।